नमस्कार, आदाब, स्वागत है आपका ISPCA संगम में। 70th बीपीएससी का इंटरव्यू शेड्यूल आ चुका है और इसलिए हम आप सबके सामने इंटरव्यू सीरीज़ के वीडियोस लेके आ रहे हैं। अब तक हमने 2 वीडियोस किए हैं। पहले वीडियो में जो था बीपीएससी से रिलेटेड जनरल इंस्ट्रक्शंस जो बीपीएससी द्वारा दिया था और इंटरव्यू के लिए आप किस तरीके से तैयार होके जाएँगे, ठीक है? उसके बारे में था। दूसरा जो वीडियो था हमारा, ये पूरी तरीके से जो आपका बोर्ड है उसको फेस करने की स्ट्रैटेजी पे था कि आपको किस तरीके का व्यवहार रखना है वहाँ पे, कैसे जवाब देने हैं, किस तरीके का बॉडी लैंग्वेज रखना है, इन सब चीज़ों पे बात हुई थी। एक जो बात आती है, जो बहुत कॉमन सवाल होता है, इंट्रोडक्शन पूछते हैं आपसे, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ में आप सारी बातें तो बता देते हैं कि आपकी पढ़ाई कहाँ से हुई, आपका ऑप्शनल क्या है, ग्रेजुएशन क्या है, ये सारी चीज़ें। लेकिन इसमें एक अहम हिस्सा आ जाता है हॉबी का। अब हॉबी क्या है, इसको लेके लोगों में बहुत कन्फ्यूज़न है। आप जो करते हैं उसको वहाँ बता सकते हैं या नहीं बता सकते हैं, या हॉबी होना इम्पोर्टेंट है क्या? हॉबी अगर हम बोल दें कि मेरी कोई हॉबी नहीं है तो क्या ऐसे नहीं चलेगा क्या? इन सब चीज़ों को लेकर बहुत कन्फ्यूज़न था। तो मैंने सोचा कि एक इस पे डिटेल्ड वीडियो बना लेना चाहिए ताकि आपको इस पे क्लैरिटी आ जाए। देखिए, अब हॉबी की अगर हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले शुरू करेंगे इंटरेस्ट से और इसका डिफरेंस समझेंगे कि इंटरेस्ट और हॉबी में फ़र्क क्या है। इंटरेस्ट क्या होता है? कोई भी आप काम कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, ऐसा तो है, देखिए आप मनुष्य तो हैं ही, मनुष्य हैं तो आपको कोई काम करने में मज़ा आएगा, कोई चीज़ आपको बोरिंग लगेगी, कोई चीज़ आप ऑफ़िशियली करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है? आपने 10th का बोर्ड दिया, 12th दिया, ग्रेजुएशन किए, ये तो आप पढ़ाई कर रहे हैं। आपको इसमें मज़ा आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन आपको पढ़ाई करनी है, चूँकि ये आपका मेन काम है उस टाइम पे। लेकिन अपना मेन काम करने के बाद से आप फिर बाकी टाइम कहाँ जाते हैं? या तो आप खेलते हैं, या खेलते नहीं हैं तो आप किसी दूसरी किताबें पढ़ते हैं, या आप क्या काम करते हैं, वो आपका इंटरेस्ट शो करता है, ठीक है? जहाँ आपका इंटरेस्ट होगा वो आप काम करेंगे। और ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है कि आपको इंटरेस्ट किसी और काम में ना आ रहा हो, आपके रेगुलर काम के अलावा। नहीं आ रहा है तो भाई आप मनुष्य नहीं हैं, आप फिर देवता हैं। ठीक है? ऐसा नहीं है। अगर आप इंसान हैं तो आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट भी आएगा, कोई चीज़ आपको बुरी भी लगेगी, ये होना ही होना है, तय है। एक है ना कहावत, हिंदी में लाइन है कि मानव हो तो मानव जनित कमजोरियां तो होंगी ही, या मानव की खूबियां तो होंगी ही, तो वो तो है। इंटरेस्ट आपको किसी ना किसी चीज़ में आएगा। अच्छा, ये इंटरेस्ट जो आपको आता है ना, ये बड़ा टेम्पररी टाइप का रहता है। ये डिपेंड करेगा कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, किस सिचुएशन में हैं आप, आपकी मेंटालिटी क्या है, या आपकी मैच्योरिटी की स्थिति क्या है, क्या मेंटल लेवल है, क्या मैच्योरिटी का लेवल है। जैसे जब हम छोटे थे तो क्या पढ़ते थे, चंपक नंदन, है ना? उसको क्या बोल सकते हैं हम, रीडिंग स्टोरी बुक्स। लेकिन क्या आप बड़े हो जाएंगे तो चंपक नंदन पढ़ेंगे? नहीं पढ़ पाएंगे। आपको फिर क्या चाहिए? हंस पढ़ेंगे आप, ठीक है? बड़े लोगों की जो मैगजीन है, क्योंकि आपकी मैच्योरिटी बढ़ चुकी है, आप बच्चों वाली चीज़ें नहीं कर सकते। अब देखिए, इंटरेस्ट जो आपका है ना, ये टेम्परेरी हो सकता है, ठीक है? टेम्परेरी ही होता है, लेकिन जब ये इंटरेस्ट, कोई एक अच्छा इंटरेस्ट आप लंबे टाइम तक परस्यू करने लगते हैं, ठीक है? आपका जो इंटरेस्ट है उसको लंबे टाइम तक आप परस्यू करते हैं और सिस्टमेटिकली उसमें इन्वॉल्व होते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप 2-4 पंक्तियाँ लिखते थे कभी, 2-4 पंक्तियाँ, कभी मन भारी हुआ 2-4 पंक्तियाँ आपने लिख दी, वो क्या था? आपका इंटरेस्ट था। कभी आपने पंक्तियाँ लिख दी, कभी आप क्रिकेट खेलने चले गए, कभी आप फुटबॉल खेलने चले गए। लेकिन होता क्या है कि 1 साल, 2 साल, 3 साल के अंदर आप ये रियलाइज़ करते हैं कि नहीं, पंक्तियाँ जो मैं लिखता हूँ मुझे ये लिखने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो पहले फ़र्ज़ कीजिए आप कुछ भी लिखते थे। पहले आपने या तो थोड़ी स्टोरी लिख दी, या थोड़े से पोएम लिख दिए, या कभी नॉर्मल अपनी दिनचर्या लिख दी, डायरी, ठीक है? बट आपने धीरे-धीरे ये एहसास किया कि इन तीनों चीज़ों में मैं जब कहानी लिखता हूँ, किसी की कहानी, और उसमें कुछ अपनी इमेजिनेशन को लगा देता हूँ और फिर मैं कहानी लिखता हूँ 4 पन्ने, 5 पन्ने, तो मुझे अच्छा लगता है। फिर आप कहानी लिखेंगे तो आप उस कहानी का शीर्षक भी देंगे। तो धीरे-धीरे आपका जो ये इंटरेस्ट था, ये किसमें तब्दील हो गया? स्टोरी राइटिंग में। स्टोरी राइटिंग में हो गया ना तब्दील? अब स्टोरी राइटिंग में तब्दील हो गया तो आप चाहेंगे कि आप बेहतर लिखें। तो इस क्षेत्र में जो लोग होंगे आप उनको पढ़ना भी चाहेंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं फ़र्ज़ करिए आप हिंदी में लिखते हैं, ठीक है? अब आपने हिंदी में कहानियाँ लिखी, तो आप किनको पढ़ेंगे? हिंदी साहित्य के जो जो भी प्रसिद्ध लेखक हैं, जैसे प्रेमचंद हैं, इनके बारे में पढ़ें, ठीक है? फिर ऐसे ही जो आजकल कंटेम्प्रेरी राइटर्स हैं, आप उनके बारे में जानेंगे, वो किस शैली में लिखते हैं, उनको जानेंगे, है ना? तो ये क्या हो गया? ये आपका सिस्टमैटिक इन्वॉल्वमेंट शो कर रहा है। तो देखिए कैसे आपका जो एक इंटरेस्ट था, लिखने का इंटरेस्ट था, ये लिखने का इंटरेस्ट हॉबी कैसे बना, इसकी पूरी यात्रा मैंने बताई,
ठीक? तो अब मुझे नहीं लगता कि आपको इंटरेस्ट और हॉबी के बीच में कोई कन्फ्यूज़न रहा होगा। अब आप देखिए कि कौन-सा ऐसा हॉबी है जिसको आपने परस्यू किया है अभी तक। देखिए हॉबी क्या हो गया आपका? इट इज़ द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी इन योर पर्सनल टाइम। ठीक? अब ये पर्सनल टाइम क्या होता है? सबसे पहले हम देखते हैं कि टाइम जो है हमारे पास उसको किस तरीके से क्लासिफ़ाई किया गया है। अब कोई भी एक इंसान है, आम इंसान, उसके पास जो टाइम होता है 24 घंटे का, ये हमारे पास जो भी 24 घंटे का टाइम है, उस 24 घंटे के टाइम को हम किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं। सबसे पहले एक होता है नेचुरल टाइम बोलते हैं हम। नेचुरल टाइम में हम क्या करेंगे? 8 से 9 घंटा होता है इसमें सोना, उठना, खाना-पीना जो आपकी नित्य क्रियाएँ हैं, इन सबको करना, ये सब आप 8 से 9 घंटे में जनरली करते हैं। फिर या तो आप स्टूडेंट होंगे तो पढ़ाई कर रहे होंगे, तो कॉलेज में जाएँगे वहाँ पढ़ाई करेंगे, उसके बाद से कुछ खुद से भी पढ़ाई करेंगे या अगर आप प्रोफ़ेशनल हैं तो आप कोई काम-धाम करेंगे। तो 8-9 घंटे आप ये चीज़ करते हैं। ये क्या हो गया आपका प्रोफ़ेशनल टाइम, ये हुआ नेचुरल टाइम। और फिर आप ऐसा तो है नहीं कि भाई एक अलग तटस्थ जीवन जी रहे हैं, आप एक मनुष्य हैं, आपके दोस्त होंगे, आपका परिवार होगा, आपके संबंधी होंगे, ठीक है? इसमें आप जो समय व्यतीत कर रहे हैं इन लोगों के साथ, ये आपका सोशल टाइम हो गया। आजकल ये भी घुस गया है ना रील्स वाला, बैठ गए एकदम हिप्नोटाइज़ होके 1-1 घंटे तक स्क्रॉल किए जा रहे हैं। यही सोशल टाइम हो गया है। सोशल मीडिया पे लोगों को एकदम ढूँढ रहे हैं, वहाँ वार्तालाप कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि नहीं-नहीं हम ऐसे ही सोशल मिंगल अप होते हैं। ठीक है, वो अलग समस्या है, इस सब पे बाद में बात करेंगे। वो सोशल टाइम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट इम्पोर्टेंट है जो परिभाषा के हिसाब से हम बात करते हैं कि आप इन लोगों को टाइम देते हैं, वो आपका सोशल टाइम हुआ, ठीक है? ये भी आ ही जाएगा, अगर आप इसमें बहुत ज़्यादा सोशली एक्टिव हैं तो। आजकल के हिसाब से परिभाषाएँ भी तो बहुत बदल रही हैं, ठीक है? अब ये सब करने के बाद से जो आपके पास समय बचता है, ये होता है आपका पर्सनल टाइम, जिसमें आप कुछ ऐसा करना चाहें जिससे आपको अच्छा लगे आपके मन को, ठीक है? और ये थोड़ा-सा कुछ क्रिएटिव होना चाहिए। थोड़ा-सा कुछ क्रिएटिव हो जो आपके जीवन को थोड़ा व्यवस्थित बनाए, थोड़ा-सा आप बेहतर हो के कुछ और अपने जीवन को अच्छे रास्ते पे ले जाएँ या कुछ सीखें, ठीक है? ये आप पर्सनल टाइम में कुछ जो ट्राई करेंगे वो होता है आपका हॉबी। मतलब पर्सनल टाइम का मतलब कि बिल्कुल पर्सनल टाइम, जैसे आप अपने कमरे में चले गए, जो आपको टाइम मिल रहा है, 2 घंटे मिल रहे हैं, 1 घंटे मिल रहा है, ठीक है? या आपने अपनी जो जितनी भी ज़िम्मेदारियाँ हैं उनको पूरा कर लिया, उसके बाद से जो आपको टाइम मिल रहा है, ये आपका हो गया पर्सनल टाइम। इसमें जो आप काम करेंगे, वो आपके हॉबी की श्रेणी में आएगा। अब देखिए अगर हम प्रशासन की बात करते हैं तो प्रशासन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मेन एम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? क्राइसिस मैनेजमेंट। कैसा क्राइसिस? सड़क पे चल रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया। अब एक्सीडेंट से वहाँ पे क्या हो सकता है? जाम लग सकता है, लोग रोड जाम कर सकते हैं, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की समस्या उत्पन्न हो सकती है, ठीक? इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। तो अब आप उसको किस तरीके से हैंडल करेंगे? आप लोगों से बात करेंगे, सिंपैथी दिखाएँगे, एम्पैथी दिखाएँगे, वो बाद में है बातें। बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि भीड़ नहीं इकट्ठा होने देंगे। भीड़ को आप वहाँ से डिस्पर्स करेंगे ताकि और कोई अलग अनहोनी ना हो जाए, किसी सरकारी संपत्ति को नुकसान ना पहुँचा दिया जाए, ठीक है? तो ये जनरली हम क्राइसिस मैनेजमेंट करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में। और इस क्राइसिस मैनेजमेंट में जो आपका हॉबी है, ये किस तरीके से यूज़फुल हो सकता है, ठीक है? क्योंकि आप कुछ क्रिएटिव काम कर रहे होंगे और इससे आपको क्राइसिस मैनेजमेंट में हेल्प मिलेगी, तो फिर बहुत ही एक अच्छा इम्पैक्ट जाता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको बहुत अलग तरीके से, बहुत ऑब्वियस ऐसा जोड़ के दिखाना शुरू कर दें क्राइसिस मैनेजमेंट से ही, ठीक है? एक जो अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर होता है ना, एक जो गुड एडमिनिस्ट्रेटर होता है, इसकी बहुत सारी खूबियाँ होती हैं। जो आप कुछ भी हॉबी परस्यू कर रहे होंगे ना, कुछ भी हॉबी परस्यू कर रहे होंगे, वो कहीं न कहीं आपको अपनी जॉब में हेल्प करेगा। जैसे मान लीजिए कि कोई एक अच्छा सिंगर है, ठीक है? तो आप बोलेंगे कि वो सिंगर हैं, मान लीजिए कि कोई डायरी लेखन वाले हैं, तो डायरी लेखन वाले हैं तो बोलेंगे ठीक है, जो डेली की हमारी एक्टिविटी हैं उसको हम रिकॉर्ड करते हैं तो उससे हम सीखेंगे और बेहतर बना सकते हैं। बट जो सिंगर है, अब किसी का सिंगिंग हॉबी है तो क्या वो सिंगिंग हॉबी ना बोले? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप खाली टाइम में गाना पसंद करते हैं। मान लीजिए कि आप जॉब से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड होके गए हैं, आप बैठ के गा लेते हैं, आप बिल्कुल रिलैक्स हो गए, आप अपने आस-पास पॉजिटिविटी फैलाएँगे, तो आपके आस-पास के लोग मोटिवेटेड रहेंगे तो आप क्राइसिस मैनेजमेंट जो है उसको अच्छे से कर सकते हैं, है ना? तो जो भी आपका हॉबी है, वो आपके काम में हेल्प करेगा ही। तो जो आपका हॉबी है उसको बिल्कुल वैसे ही बोलना है। और जो भी आपकी हॉबी होगी ना, उस हॉबी में आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना है कि क्या रीसेंट डेवलपमेंट हुआ है, क्या अवार्ड वगैरह अगर कुछ मिलता है, तो किसी को अवार्ड दिया गया है, इन सब का आप ध्यान रखेंगे। जैसे अभी हम स्टोरी टेलिंग पे बात कर रहे थे कि आप कहानी लिखते हैं, कहानी बोलते हैं, तो कहानियाँ लिखने से, किताब लिखने से संबंधित जो अवार्ड हैं, ठीक है? ज्ञानपीठ अवार्ड हो गया, ठीक है? मैन बुकर प्राइज़ हो गया, जो बड़े-बड़े अवार्ड्स हैं, या अभी किस तरीके की भाषा शैली का प्रयोग किया जा रहा है, ये सब आपको पता होना चाहिए। क्योंकि अगर वो मानते हैं कि आप किसी काम को कर रहे हैं, अगर वो आपका हॉबी है, तो आप उसको बहुत सिस्टमैटिकली परस्यू कर रहे हैं।
अब 1-2 हॉबी पे हम आ ही जाते हैं, क्योंकि अब होता है कि भाई जो बहुत कॉमन हॉबीज़ है लोग बताते हैं, तो उसको किस तरीके से तैयार किया जाना है। देखिए, आप एक चीज़ समझिए कि कोई भी प्रशासनिक चीज़ें हैं ना, यहाँ पे क्या है, हम यहाँ पे सिस्टमैटिक सिस्टमैटिक नॉलेज बिल्डिंग पे ध्यान देते हैं, ठीक है? सिस्टमैटिक नॉलेज पे इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग पे ध्यान देते हैं। अब इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग करने के लिए हमको सिस्टमैटिक नॉलेज चाहिए, ठीक? और सिस्टमैटिक नॉलेज अगर हम सिस्टमैटाइज़ करने की हमारी आदत रहेगी, तो ये आदत कहाँ से आती है? ये हॉबी से आती है। बेसिकली वो देखते हैं कि जो आपका इंटरेस्ट था, आप जिसको हॉबी बोल रहे हो, उस पे आपने काम कितना किया है। ऐसे ही मान लीजिए कि अगर आपको कोई क्षेत्र दे दिया जाएगा, तो आप उसमें कितना काम कर पाएँगे? जैसे मान लीजिए अगर सिंगिंग की ही बात हो रही है, तो अगर आपको कला संस्कृति का विभाग दे दिया जाता है, तो आप उसमें किस तरीके से कार्य करते हैं? तो आपको अगर चीज़ों को सिस्टमैटिक करने की आदत होगी, तो आप वहाँ भी बेहतर कर पाएँगे। बेसिकली उनको आपकी हॉबी से यही देखना होता है कि अगर इनका हॉबी रहा है, इसमें इनको इंटरेस्ट रहा है, तो इसमें इन्होंने कितना सिस्टमैटिकली चीज़ों को बिल्ड किया है। अब जैसे देखते हैं सिंगिंग की बात करें, तो सिंगिंग में आप ऐसा नहीं बोल देंगे कि सिंगिंग हॉबी है। सिंगिंग में थोड़ा स्पेसिफिक हो जाइए कि क्लासिकल है या फ़ोल्क है या सूफ़ी है या जाज़ है, ठीक है? अब इससे संबंधित जो कुछ व्यक्तित्व हैं 4-5 लोग, उनका आपका नाम भी पता होना चाहिए, और जो अवार्ड्स वगैरह अभी मिले हैं या जो अभी रिसेंट डेवलपमेंट हुआ है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो सिंगिंग अगर बोल रहे हैं तो बहुत बड़ा क्षेत्र है, ठीक? इतने बड़े क्षेत्र में बहुत वेग चीज़ें, अगर आप ऐसे बोलेंगे नॉर्मल सिंगिंग, तो बहुत वेग बोलेंगे आप। इसलिए आपको बहुत सिस्टमैटिक बताना है चीज़ों को, ठीक है? अब देखिए, दूसरा एक बहुत कॉमन है कि लोग बोलते हैं कि क्या है, स्पोर्ट्स मेरा हॉबी है। तो इसमें आपको कुछ चीज़ें हैं जो समझनी पड़ेंगी। देखिए, स्पोर्ट्स है और गेम्स है, दोनों में डिफरेंस होता है। स्पोर्ट्स क्या हुआ? कोई भी फिजिकल एक्टिविटी आपने किया जिससे आपको थोड़ा मज़ा आया, थोड़ा रिलैक्स हो गए, ये एक स्पोर्ट्स हो गया। लेकिन ये गेम्स नहीं है। जैसे गली क्रिकेट खेलते हैं ना, इसके अपने ही नियम होते हैं, ठीक है? तो ये स्पोर्ट्स हो गया, आप खेल लिए, अच्छा लगा, रिलैक्स हो गए, मज़ा आ गया, बट ये गेम्स नहीं है। गेम्स क्या होता है कि अगर कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हैं ना, उसको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ खेला जाए और किसी एक उसमें रिकॉग्नाइज्ड बॉडी हो, तो फिर जाके वो गेम्स बनती है। देखिए, यहाँ भी सिस्टमैटिक नॉलेज बिल्ड हो रहा है ना? इसलिए क्या होगा, एक कोई ना कोई रूल मेकिंग बॉडी होगी। जैसे क्रिकेट की बात कर रहे हैं तो बीसीसीआई है, ठीक है? इसका कहीं एक हेडक्वार्टर होगा, इसमें कुछ ना कुछ अवार्ड दिए जा रहे होंगे, इसमें कुछ फेमस पर्सनालिटी होंगे, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, रोहित शर्मा, ग्लेन मैकग्राथ, एलन डोनाल्ड, ठीक? और हाल फिलहाल क्या डेवलपमेंट हुआ, टी20 का रूल चेंज हो गया है या टी20 को कॉमनवेल्थ में शामिल कर लिया गया है, ठीक? ऐसी चीज़ें। तो आप सबसे पहले तो आप डिफरेंस समझें कि स्पोर्ट्स क्या है और गेम्स क्या है। तो आप गेम्स की बात करेंगे, ठीक है? ना कि आप कुछ भी रैंडम ऐसे बोलेंगे कि भाई हमने ऐसा एक बना लिया है कि एक चक्कर बना लेते हैं, 10 लोग चक्कर के अंदर कूदते हैं, हमें इसमें मज़ा आता है, हम लोग इसे यही काम करते हैं बाकी टाइम में। तो इस तरीके से नहीं चलेगा। उनको एक सिस्टमैटिक इंसान चाहिए, ऑफिसर लाइक क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है? जो नॉलेज को बिल्ड कर रहा है दर-ब-दर, उसको उस चीज़ में एन्जॉय भी कर रहा है उस चीज़ को, और नॉलेज को बिल्ड भी कर रहा है। तो गेम्स की बात करेंगे आप, और इसमें आपको चीज़ें डिटेल्ड पता होनी चाहिए। जैसे आप फुटबॉल बोल रहे हैं, तो फुटबॉल से संबंधित जो समस्याएँ हैं, जो इंटरनेशनल कंपैरिजन्स हैं, जो हमारे यहाँ पे स्थिति है, उसके बारे में बताएँगे। क्रिकेट की बात कर रहे हैं, तो क्रिकेट की जो स्पेसिफिक्स हो गए हैं कि पिच की लंबाई कितनी होती है, और जो लेदर बॉल यूज़ होता है तो वो क्यों होता है, ठीक है? लेदर बॉल में कलर जो होते हैं वो किस-किस फॉर्मेट में यूज़ होते हैं, ये सब आपको डिटेल्ड पता होना चाहिए। वहीं से आपसे सवाल पूछेंगे, ये नहीं पूछेंगे कि भाई आपने जो लास्ट मैच खेला था उसमें आपने मतलब 15 बॉल का सामना करके कितना रन बनाया या 4 ओवर फेंक के कितना विकेट लिया। उनको इसमें इंटरेस्ट नहीं है। वो देखेंगे कि सिस्टमैटिक नॉलेज आपको उसके बारे में कितना है, ठीक है? आपको करना क्या है? आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस को ही तो इम्प्लीमेंट कराना है ना वहाँ पे। सरकार के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, आप उनको ही तो इम्प्लीमेंट कराएँगे, ठीक है? तो ये तो आपको दिखना चाहिए ना आपके व्यक्तित्व से कि भाई अगर आप ऑफ़िसर बनने जा रहे हैं और आपको पता ही नहीं है कि रूल्स रेगुलेशंस क्या हैं, आप उसको आप बता रहे हैं कि वो आपका हॉबी है क्रिकेट, तो फिर कैसे होगा, है ना? तो बहुत अब देखिए, ऐसा भी इसमें नहीं है कि आप जो है बिल्कुल उसमें घुस जाएँगे। सरफेस लेवल की चीज़ें, जो एक न्यू एंट्रेंट है, न्यू ऑफ़िसर है, जिनको सरफेस लेवल की चीज़ें पता होनी चाहिए, वो बेसिक चीज़ आपको पता हो, इतना आप करके जाएँगे। अब देखिए, ये एक आता है, टीचिंग हॉबी लोग बताते हैं। टीचिंग हॉबी में आपको समझना है ये 3 डिफरेंस, ट्यूटर, टीचर और मेंटर। बहुत लोग ये बोल देते हैं कि मेरा टीचिंग हॉबी था, गैप ईयर पड़ गया मेरा, तो मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था, ठीक है? लेकिन आपसे 2 सवाल पूछेंगे और सच्चाई आपके सामने आ जाएगी कि आप उसको भरने के लिए जैसे-तैसे बता रहे हैं। तो आप चीज़ों को समझ के जाइए। अगर ब्लफ़ भी कर रहे हैं तो नॉलेज के साथ ब्लफ़ करेंगे तो सामने वाले को उतना झूठे नहीं लगेंगे आप, ठीक है? मतलब अब होता है ना कि अगर आपके झूठेपन को स्केल किया जाए 100 से लेकर 100 के बीच में, तो आप कितने परसेंट झूठे होंगे? अब वो लाई डिटेक्टर मशीन लगा के तो बैठे नहीं हैं,
अब वो देखेंगे कि 100% में इंसान 20% झूठा लग रहा है, ठीक है, 40% झूठा लग रहा है, तो फिर भी तो आप सच्चे ही हुए ना। अब आप अब आप एकदम 70% झूठे लगे, 80% झूठे लगने लग गए, तो फिर तो लगेगा कि हाँ, इंसान झूठा ही झूठा है, ठीक है। तो एब्सोल्यूट आपका टेस्ट तो हो नहीं रहा है। तो आप ब्लफ भी करें तो थोड़ा सा नॉलेज लेके ब्लफ करें कि सामने वाले को बहुत ज़्यादा शक ना हो, ठीक है। अब देखिए, ट्यूटर क्या है? ट्यूटर का क्या काम होता है? प्रॉब्लम सॉल्विंग। मार्ट साहब के पास आप सवाल लेके गए मैथ का, बता दिए क्या है ये, वो ट्यूटर हुए, प्रॉब्लम सॉल्व किए। टीचर क्या हुआ? ट्रांसफर्स नॉलेज ऑफ ए सब्जेक्ट। अब एक सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज आपको जो ट्रांसफ़र किया गया, उसको बोलते हैं टीचर। और मेंटर किसको बोलते हैं? ओवरऑल शेपिंग ऑफ द पर्सनालिटी। जो पुराने गुरुकुल होते थे, गुरुजी होते थे, जिनके साथ आप वर्षों रहे, उस टाइम पे जो लोग वर्षों रहते थे, वो उनको पढ़ाते भी थे, उनकी समस्याओं का हल भी करते थे और उनके व्यक्तित्व निर्माण में भी योगदान देते थे, ठीक है, वो हो गए मेंटर। तो ये तो बहुत कॉमन सवाल है, आपसे तुरंत पूछ देंगे, टीचिंग हॉबी था, अच्छा बताइए मेंटर और ट्यूटर के बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो ये परिभाषाएं आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। एक अच्छे टीचर की क्या क्वालिटी है? जो सब कुछ जानता है, या उसको पता है कि वो क्या जानता है। वन हु नोज वॉट ही नोज, उसको पता है कि वो क्या जानता है, बहुत नहीं फैलता है, उसको पता है कि सीमित ज्ञान है, बट जो ज्ञान है उसको पता है, ठीक। जो फेमस टीचर्स रहे हैं उनके बारे में देख लेंगे आप। टीचर्स डे किनके जन्मदिवस पे मनाया जाता है, उनकी क्या खासियत थी, एक गुरु की क्या खासियत होती है, इसको आप जानेंगे। फिर अगर मान लीजिए कि आप बता रहे हैं कि मैं फिजिक्स का टीचर रहा हूँ, या अगर आप बता रहे हैं कि मैंने इकोनॉमी पढ़ाई है या मैंने इतिहास पढ़ा है, तो आपको सब्जेक्ट नॉलेज होना चाहिए, है ना, क्योंकि मान लीजिए कि हो सकता है कि उसके एक्सपर्ट वहाँ बैठे हों, तो आपसे पूछ लें। और इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने आजकल बहुत शुरू किया है रिकग्निशन देना, टीचर्स को गवर्नमेंट ने भी शुरू किया है, अवार्ड्स दिए जाते हैं, राष्ट्रपति अवार्ड तक दिया जाता है, तो आप उन सब के बारे में भी देख लेंगे, जान लेंगे। आपके आसपास के क्षेत्र में या बिहार से जिन लोगों को अवार्ड मिला है, आप उनके बारे में जान लेंगे, तो एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा। एक और हॉबी की लोग बात करते हैं, डायरी राइटिंग। अब डायरी राइटिंग क्या है? ये बड़ा कॉमन है, लोग है कि चलो डायरी तो हर कोई लिखता ही होगा, बट इसमें आप जो इसकी विशेषताएं हैं, आप इसको समझ लीजिए कि है क्या। डायरी में आप बेसिकली करते क्या हैं? प्रोजेक्शन ऑफ वंस इमोशंस। आपने जो दिन भर महसूस किया, देखिए आप नित्य क्रियाओं के बारे में तो लिखेंगे नहीं कि नॉर्मल ऑफिस गए, ऑफिस से आ गए। प्रोजेक्शन ऑफ वंस इमोशंस, आपने क्या महसूस किया उस पूरे दिन में, सीखने की कुछ बातें रही होंगी, कुछ छोड़ने की बातें रही होंगी, उसको आप डायरी में नोट करते हैं। और अपनी डायरी को आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पढ़ते हैं, तो उससे आप सीखते हैं कि आपको अपने व्यक्तित्व में, अपने कार्यशैली में किस तरीके का परिवर्तन लाना है, ठीक है। तो डायरी क्यों लिखते हैं आप, क्यों? देखिए अच्छा लगता है, क्योंकि आप रिलैक्स होते हैं, वो तो चीज़ है, बट ये आपको एक मौका देता है अपना एनालिसिस करने का, उससे सीखने का और उससे अपने आप को विकसित करने का, ठीक है। स्ट्रेंथनिंग द स्ट्रेंथ एंड वीकनिंग द वीकनेसेस। जो आपकी खासियत है, अपने खासियत पे आप काम करेंगे, और जो आपकी कमजोरियां हैं उनसे आप धीरे धीरे पाला छुड़ाने की कोशिश करेंगे, ठीक। ये होता है डायरी। डायरी से आप क्या सीखते हैं? तो ये सब शब्द जो मैंने लिखे हैं ना, ये सब आप चाहें तो वहाँ पे यूज़ भी कर सकते हैं। स्ट्रेंथनिंग द स्ट्रेंथ एंड वीकनिंग द वीकनेसेस फॉर एनालिसिस, लर्निंग, डेवलपमेंट, थोड़ा अच्छा लगता है सुनने में। एनालाइजिंग द अपॉर्चुनिटी एंड डिफ्लेक्टिंग द थ्रेट। ये मतलब क्या है? जो आपके अवसर आ रहे हैं, ठीक है, जो अवसर आ रहे हैं, अवसर का एनालिसिस करेंगे और उस अवसर को प्राप्त करने की, अवसर को भुनाने की कोशिश करेंगे, और जो चुनौतियाँ आ रही हैं, चुनौतियों का सामना कैसे करेंगे या उससे कैसे बचेंगे, डायरी लेखन करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि हाँ, आप एनालाइज कर पाएंगे ना। मान लीजिए कि किसी कार्य को पूर्ण किया जाना है 100 दिन के भीतर, अब 80 दिन तक आप काम नहीं करेंगे तो क्या होने वाला है? तो जो आपने निकम्मागरी की है उसको, उसकी तैयारी तो करेंगे ना छुपाने के लिए। मजाक कर रहा हूँ मैं। बेसिकली जो भी आपको चुनौतियाँ हैं और जो भी आपको अवसर मिलते हैं, अगर आप डायरी लेखन करते हैं तो आपको पता रहेगा कि हाँ, किस तरीके से मुझे जो चुनौतियाँ आ रही हैं उनका सामना करना है और क्या अवसर आ सकते हैं। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये चीज़, डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, एनी फ्रैंक, ठीक है, जो नाजी कैंप्स की एक सर्वाइवर रही हैं। एनी फ्रैंक एक बच्चे थे उस टाइम पे, उन्होंने अपनी नित्य डायरी लिखी थी जो जाके बहुत फेमस हुई थी। तो अगर डायरी राइटिंग की बात कर रहे हैं आप, तो एनी फ्रैंक के बारे में आपको जानना पड़ेगा, और इनकी किताब का समरी पढ़ लीजिए कम से कम, चैट जीपीटी से क्या है। अब तो बहुत सुविधा हो गई है कि आप समराइज़ करके भी बता सकते हैं, बहुत डिटेलिंग की भी ज़रूरत नहीं है। और जो फेमस कुछ डेवलपमेंट हैं आसपास के डायरी राइटिंग से रिलेटेड, उसको देख लेंगे। ऐसा तो कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, बट ये एनी फ्रैंक जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरी राइटिंग अगर आप बात करते हैं तो इनके बिना ये चीज़ पूरी नहीं हो सकती है, ठीक है। तो इसको आप देख लेंगे, पढ़ लेंगे, और एक दो एग्जांपल्स अपना रख लेंगे कि आपने अपने जीवन में डायरी राइटिंग से किस तरीके से किसी अपने एक वीकनेस को ओवरकम किया, या आपका जो स्ट्रेंथ था उसको आपने और कैसे स्ट्रेंथ बनाया, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, आपकी पढ़ाई की बात हो या कोई मान लीजिए कि कुछ लोग कोडिंग वोडिंग करते हैं,
वो स्किल सीखा हो, मतलब उसको अपने प्रोग्रेस को ट्रैक कर करके, अपने स्ट्रेंथ को एनालाइज कर करके। तो इस तरीके का कुछ भी आप 2-3 एग्जाम्पल अपना रख लेंगे जिसको आप बता सकें कि डायरी राइटिंग करने से मुझे ये फ़ायदा हुआ, तो वो एक अच्छा इंप्रेशन देगा। तो ये हॉबी पे वीडियो था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो भी हमने वीडियोज़ दिया है, इससे आपको फ़ायदा हो रहा होगा और आप इसका लाभ लें, अच्छे से इंटरव्यू दें। हमारी शुभकामनाएँ आपके साथ हैं और आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज़ थोड़ा-सा लाइक, शेयर, कमेंट इस पे करें ताकि हमें इससे मोटिवेशन मिलता रहता है। हमारा चैनल शुरू करने का ही पर्सपेक्टिव ये था कि जो भटकाव है, भटकाव से लोगों को बचाया जाए, कुछ सही गाइडेंस दिया जाए। इस वजह से ये शुरू किया था, तो हमें भी मोटिवेट होने के लिए आपका सहयोग चाहिए होता है। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें चैनल को। चलिए, आपका इंटरव्यू अच्छा हो, हमारी शुभकामनाएँ आपके साथ हैं। जय हिंद, जय भारत।